आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में अम्ल की अवधारणा में ब्रांस्टेन लॉरी प्रोटॉन संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने अम्ल की अवधारणा में आर्हेनियस की संकल्पना के बारे में जाना था। उसमें हमने ये चर्चा की थी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते थे उसको हम अम्ल बोलते थे। अगर हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धनायन होता था तो हम उसको अम्ल नहीं बोलते थे। कहने का मतलब था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते थे वही क्या होते थे? अम्ल होते थे। लेकिन आज हम ब्रांस्टेन लॉरी प्रोटॉन संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ब्रांस्टेन लॉरी प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार हम किसको अम्ल बोलते हैं। देखिए बच्चों, ब्रांस्टेन लॉरी प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, यानी कि जलीय विलयन में ऐसे सारे पदार्थ, जो भी पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देंगे उसको हम अम्ल बोलेंगे। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, एक पदार्थ हम HCl लिए, ये अगर टूटता है तो H2 और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ बच्चों देखिए, ये जो H2 है ये क्या है? प्रोटॉन है आपका। तो अब यहाँ देखिए बच्चों कि HCl जब H आयन यानी कि प्रोटॉन और Cl नेगेटिव में टूट गया तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पदार्थ जो है जलीय विलयन में क्या है? प्रोटॉन दिया। तो इसलिए क्या होगा? ये अम्ल होगा, क्योंकि हमने बताया कि ब्रांस्टेन और लॉरी संकल्पना के अनुसार कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे क्या है? अम्ल कहलाएंगे। तो चूंकि ये पदार्थ क्या है? प्रोटॉन दिया, इसलिए ये पदार्थ HCl जो है ये क्या है? एक अम्ल है। इसी तरह बच्चों, अगर मान लीजिए हम H2SO4 लेते हैं तो ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? प्रोटॉन है। तो ये भी पदार्थ टूटने के बाद प्रोटॉन दिया, इसलिए H2SO4 भी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हम HNO3 लेते हैं तो ये टूटने के बाद H2NO3 नेगेटिव दिया है। यहाँ देखिए, ये भी पदार्थ क्या है? प्रोटॉन दिया, इसलिए NO3 क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, H2 को हम प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं? आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और उस पर क्या है? π2 चार्ज है। आप देखे होंगे कि जब भी प्रोटॉन को दर्शाते थे p2 के रूप में दिखाते थे। तो यहाँ तो हमने प्रोटॉन को p2 नहीं दिखाया, H2 के रूप में दिखा दिया। तो देखिए बच्चों, H2 प्रोटॉन के समतुल्य है, यानी कि प्रोटॉन के समतुल्य है, इसलिए हम H2 को प्रोटॉन मान रहे हैं। ये प्रोटॉन के समतुल्य कैसे हो रहा है? देखिए बच्चों, आप पढ़ चुके होंगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1, और उसका जो है परमाणु भार कितना होता है? 1। अगर इस H परमाणु की हम परमाणु की संरचना बनाएं तो हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल जो होता है वो क्या होता है? परमाणु भार होता है। और ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है।
तो अब बच्चों इसके हिसाब से अगर परमाणु भार यहाँ देखिए 1 है तो N धन P बराबर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों जो ये परमाणु क्रमांक होता है ठीक प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो N धन 1 बराबर 1, तो N बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो नाभिक में होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। और नाभिक में जानते हैं प्रोटॉन भी होता है, तो यहाँ चूँकि परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो नाभिक में कितना प्रोटॉन डाल देंगे, 1 डाल देंगे। इस पर एक π2 चार्ज आ गया। प्रोटॉन पर बच्चों जानते हैं कि π2 चार्ज होता है और उस पर एक π2 चार्ज होता है, इसलिए हम यहाँ p π2 दिखा रहे हैं। और फिर बच्चों जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और वो कहाँ होते हैं, ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में हो गया। तो इस प्रकार बच्चों जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संरचना हो गई नाभिक में एक प्रोटॉन π2 के रूप में और उसकी बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारा हो गया हाइड्रोजन परमाणु। अब बच्चों प्रोटॉन हमारा ये है, प्रोटॉन क्या है, P पॉजिटिव है। अगर बच्चों हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस परमाणु पर क्या है, एक π2 चार्ज आ जाएगा। तो अब बच्चों जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, p π2। इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, यानी कि ऊर्जा स्तर यहाँ से हटा लेंगे। इलेक्ट्रॉन चूँकि निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऊर्जा स्तर हटा दीजिए आप। और फिर यहाँ देखें जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल आया तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए बच्चों हम देख रहे हैं कि H π2 का जो रूप है वो प्रोटॉन π2 के रूप के बराबर हो गया। यानी कि जैसा प्रोटॉन है, यानी कि जो रूप प्रोटॉन का है वही रूप क्या है, हाइड्रोजन आयन का है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद हमको मिलता है क्या, H π2, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटा वो क्या हो गया, P पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि इसके हटते ही क्या मिल जाता है, हमको H π2 मिल जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की संरचना ठीक इसके बराबर होगी। तो इसलिए हम P π2 बराबर क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव। इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों ब्रांस्टैंड और लॉरी प्रोटॉन संकल्पना में आपको बताया गया है कि इस परिकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। तो जैसे देखिए यहाँ दे रहे हैं HCl टूटेगा TH पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही हमारा क्या है, प्रोटॉन है। अभी हमने बताया कि H पॉजिटिव को क्यों प्रोटॉन कहते हैं। उसी तरह बच्चों H2SO4 अगर टूटता है तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। यहाँ देखिए ये भी प्रोटॉन दिया, तो ये सब प्रोटॉन दे रहे हैं इसलिए क्या होंगे, अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। अब आगे बच्चों देखिए कि जलीय विलयन में पदार्थ तो H पॉजिटिव दे दिया, यानी कि प्रोटॉन दे दिया, और बच्चों ये प्रोटॉन के रूप में अगर H पॉजिटिव है
तो चूंकि इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, जब भी कहीं निगेटिव चार्ज इसको मिलेगा तो उससे आकर्षित होकर क्या है, उनसे जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान चार्ज यानी कि धन धन के बीच और ऋण ऋण के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में है, अगर जल में मान लीजिए निगेटिव चार्ज का अस्तित्व है, तो इसका मतलब कि H पॉजिटिव क्या है, उनसे जाकर जुड़ जाएगा और अपने अस्तित्व को खत्म कर लेगा। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं जलीय विलयन की बात चल रही है, तो इसका मतलब कि उसमें जल के अणु हैं। तो जल का जो अणु सूत्र होता है H2O होता है। अगर हम इसकी बंध के हिसाब से संरचना दें तो जानते हैं कि O की संयोजकता 2 होती है। आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया जा चुका होगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो एक हाइड्रोजन, एक संयोजकता से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरी संयोजकता से दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन के पास 1 बांड होगा, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, इसलिए इसके पास 2 बांड होगा। तो बच्चों, जितनी संयोजकता होती है उतने बांड का निर्माण होता है। तो अब देखिए बच्चों, जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको बताया जाएगा कि हर परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अलग अलग होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये है कि बच्चों, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बच्चों, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसमें ऋण चार्ज आ जाएगा, इसीलिए ऋण चार्ज आने की वजह से विद्युत ऋणात्मकता बोला जा रहा है। तो जितने ये आसानी से खींचेगा, यानी कि जितने आसानी से ऋणायन बनाएगा, उतने ज़्यादा इसमें विद्युत ऋणात्मकता होगी। कोई परमाणु क्यों ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा, कोई परमाणु क्यों कम विद्युत ऋणी होगा, ये आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया जाएगा, वहाँ हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा रखता है। जब भी इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, किसी दूसरे परमाणु से ही खींचेगा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसी से क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ बच्चों, चूँकि इसके पास हाइड्रोजन है और हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ऑक्सीजन से कम होती। तो इसलिए बच्चों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो चूँकि बच्चों यहाँ देखिए, ये पूर्ण रूप से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन नहीं खींच पाए। अगर पूरा का पूरा खींच लिया तो ये दोनों अपने आप में अलग हो जाए। तो ये जुड़ने की वजह से, चूँकि ये देखिए बांड बनाया है, हाइड्रोजन को जोड़कर बांड बनाया है, यानी कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो थी अब क्या है, जुड़ने के बाद कुछ कमज़ोर हो गई। क्योंकि जुड़ा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए जुड़ा है। तो अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ बांड वाला इलेक्ट्रॉन है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा और इस हाइड्रोजन का भी अपनी तरफ खींचेगा। अब पूरा नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये पहले से बांड बना चुका है। तो ये कहते हैं कि वो आंशिक रूप से खींचेगा। जब बच्चों पूर्ण रूप से खींचता है तो पूरा चार्ज आ जाता है, पूर्ण चार्ज आता है। अगर आंशिक खींचता है तो उस पर क्या होता है, आंशिक चार्ज। आंशिक चार्ज को बच्चों हम डेल्टा के रूप में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कोई परमाणु खींच रहा है आंशिक रूप से, तो डेल्टा निगेटिव के रूप में दिखाते। तो यहाँ बच्चों जब ये खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज आंशिक, और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बच्चों जल में जल के अणुओं की कंडीशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन पर आंशिक निगेटिव और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है। और अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों कि अगर किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालते हैं
अगर वो प्रोटॉन दे दिया तो वो अम्ल है। तो अब बच्चों, अब जैसे मान लीजिए HCl है, अगर ये टूटता है तो H2 और Cl नेगेटिव में टूट गया। लेकिन बच्चों अभी हमने कहा था कि अगर नेगेटिव pi2 चार्ज है तो वे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी कि जो आयन है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो अब बच्चों यहाँ देखिए HCl का जो H2 यानी प्रोटॉन है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए H2 इससे आकर जुड़ जाएगा। तो यानी कि इनकी कंडीशन बन जाएगी HOH और ये H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, H आयन यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो अब इसके बाद H आयन जब आकर जुड़ जाएगा तो इस जब देखिए बच्चों H2 जुड़ जाएगा तो ये अणु के रूप में आएगा, और चूंकि आयन है तो अणु इसका कैसा होगा, आयनिक के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ H की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, तो H3O और जो एक pi2 चार्ज है उसको यहाँ लगा देंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन तो कहने का मतलब ये बच्चों है कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसका जो प्रोटॉन है, टूटने के बाद प्रोटॉन है, हाइड्रोजन जल के अणुओं से क्या है, जुड़ जाएगा, और जल के अणुओं से जुड़ने के बाद यानी कि वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। देखिए बच्चों, जिस आयन पर pi2 चार्ज होता है उस शब्द के अंत में EM शब्द आता है, IUM। यहाँ देखिए pi2 चार्ज है इसलिए EM शब्द लास्ट में आया। जितने भी pi2 चार्ज होंगे उस पर EM शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए Na है तो इसीलिए इसको कहा जाता है सोडियम। देखिए इसमें भी M आ गया। अगर मान लीजिए Ca, कैल्शियम पर 2 pi2 चार्ज होता है तो इस पर भी pi2 चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कैल्शियम। तो हमेशा उच्चारण जो करेंगे शब्द के लास्ट में EM शब्द का प्रयोग करेंगे जिस पर भी pi2 चार्ज होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ बताया भी गया है, परंतु ब्रांस्टन लॉरी की आधुनिक सिद्धांत के अनुसार किसी अम्ल के जलीय विलयन में H+ यानी कि जो प्रोटॉन मुक्त हुए थे उसमें मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में वो H+ के रूप में विचरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जल का अणु है उसके ऑक्सीजन पर क्या है, आंशिक नेगेटिव चार्ज है, उससे जुड़कर वो क्या है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो नहीं रह सकते हैं। H आयन जल के अणुओं यानी कि H2O से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। आता देखिए बच्चों, अब ब्रांस्टन लॉरी के संकल्पना के अनुसार हम किसको अम्ल बोलेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि अतः ब्रांस्टन लॉरी के प्रोटॉन के संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते। अभी तक जो हमने परिभाषा दिया था कि प्रोटॉन देते हैं, लेकिन अभी हमने चर्चा की है कि वो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन जो आयन है जल के अणु से संयोग करके क्या है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसे H2SO4 बच्चों जब टूटा तो H2 और SO4 नेगेटिव में टूटा है। तो यहाँ जो प्रोटॉन उत्पन्न हुआ तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो एक प्रोटॉन एक जल के अणु से जुड़ेगा और जो दूसरा प्रोटॉन है दूसरे जल के अणु से जुड़ेगा। तो इसलिए दोनों प्रोटॉन जुड़ जाएंगे 2 जल के अणु से, यानी कि 2 जल के अणु की ज़रूरत है इन दोनों प्रोटॉन को जोड़ने। इसलिए बच्चों 2 प्रोटॉन देखिए 2 जल के अणुओं से जोड़ा गया है, और जब जुड़ेगा तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। एक जल के अणु से जब हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोनियम आयन, जब दूसरा जुड़ेगा तो दूसरा बन जाएगा। और फिर बच्चों देखिए यहाँ इनको दाहिने पक्ष को और बाएं पक्ष को आप जोड़ेंगे
तो ये देखें बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में 2π2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा H2SO4 प्लस 2H2O और इधर बच जाएगा आपका जो है 2H3O⁴ यानी कि हाइड्रोनियम आयन और फिर सल्फेट आयन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ का H2 टूटा है जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना ले। तो इस प्रकार बच्चों ब्रांस्टैंड और लॉरी प्रोटॉन के संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।